दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लासेस पे। आज से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि आज से हम लोग मैट्रिक परीक्षा जो 2022 यानी 17 फरवरी से होने वाला है, उनकी तैयारी हम लोग पूरी तरीके से करने वाले हैं। और रोज़ाना आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का हम लोग क्वेश्चन व आंसर करने वाले हैं। और हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, जिस तरह से हम लोग फुकानिया इम्तिहान 2022 का किया, उसी प्रकार उससे भी बेहतर हम लोग मैट्रिक बोर्ड के लिए करने वाले, यानी मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और सीखें और देखें कि हम लोग किस तरह से बेहतर यानी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भूगोल, यानी यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। और आपको मालूम होगा कि ज्योग्राफी बिहार बोर्ड में जो होता है, ज्योग्राफी को दो खंड में यानी बांट दिया गया है। यानी खंड एक को है और एक खंड खो है, ये दो यानी खंड में बांट दिया गया है। तो खंड को के ही हम लोग पहले चैप्टर यानी हम लोग संसाधन और विकास को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग संसाधन और विकास से रिलेटेड सवाल यानी ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे और उसे बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए साथ हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वो सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी सवाल बताने वाले हैं। तो चलिए ये एक चीज़ और बता दें कि आज की वीडियो में आपको बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक होता है ना, टेक्स्ट बुक उसका निचोड़ है, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रश्न आज हम ला रहे हैं ये बुक के अंदर से यानी हम लोग खंगाल कर यानी इसमें रखे हैं। और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट यानी सवाल हैं। इसे अगर एक बार देख लेते हैं तो फिर इससे जुड़ी हुई हर एक सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। और सवाल का पहला सवाल अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो पहला सवाल देखें, कह रहा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी ये एक नारा था या एक कोट समझिए, किसने कहा था। ऑप्शन दे रखा है आपको, जिमरमैन, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन, यानी जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखें तो कहा जा रहा है यहाँ पे, वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त किया जाता है। देखिए जैव मंडल क्या होता है, तो जैव का मतलब होता है जिंदगी, जिस यानी मंडल में जीवन हो, क्या हो, जीवन हो, उसी को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि जैव मंडल में प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वैसा संसाधन। यानी वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जैव मंडल यानी जैव संसाधन कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उससे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कह रहा है आपको कि वैसा संसाधन जो जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, यानी वो क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो वैसे संसाधन को, या निर्जीव भी कह सकते हैं आप, निर्जीव भी कह सकते हैं। तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, जैव, अजैव, या दोनों, या कोई नहीं। तो जिसमें जिंदगी नहीं होता उसे अजैव कहते हैं और जिसमें जिंदगी होता है उसे जैव कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उससे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे, तो अगला प्रश्न है कि वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। आप यानी उसे बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं रीयूज, यानी जिसे आप रीयूज कर सकते हैं। तो वो क्या है, नवीकरणीय कहलाएंगे, अनवीकरणीय कहलाएंगे, दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें सही आंसर होगा नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है उसे आप बार बार यानी यूज में ला सकते हैं, और जिसे बार बार यूज में नहीं लाएंगे उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर का रखा है कि वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो अभी जस्ट बताए थे, जिससे आप बार बार उपयोग में नहीं ला सकते वो आपका अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कह रहा वैसा संसाधन जो
किसी खास व्यक्ति के अधिकार में, देखिए किसी खास व्यक्ति के अधिकार के बारे में जब बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि पार्टिकुलर, यानी ये पार्टिकुलर संसाधन है, पार्टिकुलर यानी पर्सन के हाथ में ये संसाधन है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, क्योंकि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में है तो ये आपका व्यक्तिगत संसाधन होगा। जैसे आपका मोबाइल, ये आपका अपना प्रॉपर्टी है, यानी आपका व्यक्तिगत संसाधन है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, अगर अगला सवाल यहाँ पे इस तरह से है कि वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार में रहता है। अब किसी खास समुदाय, समुदाय यानी कम्युनिटी, कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। कम्युनिटी तो यानी कम्युनिटी यानी समुदाय, तो उस समुदाय तो समुदाय से जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जो किसी खास समुदाय, जैसे अगर हम बोल दें कि मंदिर, तो किसी खास यानी कहने का मतलब व्यक्ति के पास चला जाता है। जैसे मस्जिद तो किसी खास व्यक्ति के यानी किसी खास यानी समुदाय के बीच चला जाता है। जैसे चर्च बोल दे तो किसी खास समुदाय के यानी समुदाय के अधिकार में चला जाता है। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें आप यहाँ पे, तो अगला प्रश्न, वैसा संसाधन जो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, उसे कहा जाता है। तो देखिए राष्ट्र के अंतर्गत आएंगे तो वो आपका राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक राष्ट्र या देश के अंतर्गत आता है तो वो आपका राष्ट्रीय संसाधन होगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संसाधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे, तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि वैसा संसाधन जो तट रेखा, इसका मतलब क्या है? आगे पढ़ के और समझते हैं कि 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। कहने का मतलब जो कोई महासागर, मान लीजिए महासागर है, ये महासागर है, ठीक, ये महासागर जो है, इस महासागर में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ से लेके, मान लीजिए कोई एक देश यहाँ से सीमा लगता है, तो क्या कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर यानी 200 किलोमीटर तक, इसके बाद को छोड़कर 200 किलोमीटर है ना दूरी को छोड़कर महासागर पे अब किसी का अधिकार नहीं होता है। किसी यानी खास देश का यानी अधिकार जब नहीं होता है तो वैसे संसाधन को क्या कहा जाता है? तो वैसे संसाधन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत यानी जल ऊर्जा भी कह सकते हैं, विद्युत भी कह सकते हैं, विद्युत ऊर्जा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वन एवं प्राणी यानी जंगल और जंगल के जो प्राणी होते हैं किस प्रकार के संसाधन होते हैं? यहाँ पे कह रहा है नवीकरणीय, अनवीकरणीय और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे आपके। तो याद रखेंगे ये आपके क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न में अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं आपके अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। कैसा संसाधन होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कह रहा है कि भूखंड, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं किस प्रकार का संसाधन है? तो ये सारे के बारे में पूछा जा रहा है किस प्रकार का संसाधन है, जिसमें ऑप्शन दे रखा है व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय, सामुदायिक और राष्ट्रीय संसाधन। तो अब भूखंड आप समझ सकते हैं कि किसी का घर यानी जमीन का यानी टुकड़ा है या घर है, और बाग है, बगीचा है और तालाब है, उसको कुआं भी है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये व्यक्तिगत संसाधन होगा। ये क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन होगा, क्योंकि आपका घर है, हो सकता है, आपका ज़मीन हो सकता है, आपका बगीचा हो सकता है, बाग हो सकता है। तो ये आपके व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, शमशान, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब, सार्वजनिक पार्क या पिकनिक, जो यहाँ पे कहा जा रहा है पिकनिक का जो स्थल होता है या खेल का मैदान, फिर आगे का यहाँ पे गुरुद्वारा हो गया और एवं गिरजाघर, ये किस प्रकार के संसाधन, यानी ये सब संसाधन जो
कैसे संसाधन है, सामुदायिक है, अंतर्राष्ट्रीय है, व्यक्तिगत है या राष्ट्रीय है। तो ये सभी के सभी जो संसाधन है ना, ये सभी के सभी सामुदायिक यानी संसाधन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि पूरे समुदाय के लोग इसे यूज कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखा है कि मेधा पाटकर है, गांधी जी है, नेहरू जी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि ये बात गांधी जी ने कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन जेब भरने के लिए नहीं, या पेटी भरने के लिए नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था। पहला है मेधा पाटकर, दूसरा है गांधी जी, तीसरा नेहरू जी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ अभियान चलाई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे चिपको आंदोलन है, ये तो बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते भी होंगे। इसका सही आंसर सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें यहाँ से, तो कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम यानी सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो सबसे पहले की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दे रखा है कि 1972, 1992, 1997, 2002 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972। यानी 1972 में पहला पृथ्वी शिखर यानी पहला जो शिखर सम्मेलन था वो स्टॉकहोम में यानी आयोजित की गई थी 1972 में। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कहा जा रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है यहाँ पे देखेंगे, कहा जा रहा है कि क्लब ऑफ रोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया। क्लब ऑफ रोम, अभी स्टॉकहोम के बारे में देखे थे तो वो था 1972। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लब ऑफ रोम कब आयोजित किया गया था, 1968 में, 1972 में, 1992 में, 1997 में। तो ये आपका जो आयोजित किया गया था ये 1968 में आयोजित किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ, यानी ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपका दे रखा है 1974, 1972, 1992, 1997। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974। यानी 1974 में यानी एक पुस्तक था स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 में इसे प्रकाशित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो ये आपको बताना है कि प्रथम यानी पहली बार यानी विश्व पृथ्वी सम्मेलन तो ये कब मनाया गया था। तो ऑप्शन भी दे रखा है आपको 1902, 1972, 1992 और 1997। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। 1992 को यानी सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित हुआ था। चलिए, और इसका आयोजित जो हुआ था ये कहाँ हुआ, तो वो भी बता दें, ब्राजील में हुआ था, ब्राजील में। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये हुआ कहाँ था, अभी जस्ट बताया था आपको, ब्राजील में, और ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में यानी इसको आयोजित किया गया था। तो सही ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि द्वितीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया। ये कब किया गया था, यहाँ ऑप्शन भी आपके सामने 1997, 1992, उसके बाद 2002 और इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा जो किया गया था वो किया गया था 1997 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि द्वितीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। यानी 1997 में जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो किस जगह पे हुआ, यानी किस शहर में हुआ या किस कंट्री में हुआ। इसका आंसर आपको बताना है। न्यूयॉर्क,
ब्राजील, जोहान्सबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में यानी दूसरा यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि तृतीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये आपको बताना है कहाँ किया गया। तृतीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन ये कहाँ किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसे भी जान लेते हैं कहाँ किया गया था। ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राजील तो 1900 यानी 92 में हुआ था, जो कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। न्यूयॉर्क में दूसरा था 1900 यानी कहने का मतलब 97 में, 1997 में न्यूयॉर्क में। तो तीसरा आपका हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। तो सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। ये भी जान लेते हैं कि ये कब यानी हुआ था। तो ये 2002 में आयोजित हुआ था। चलिए ये तीनों हम लोग जान चुके हैं। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेम सवाल आ गया जो अभी जस्ट बताया आपको कि तृतीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो पहला हुआ था 92 में, दूसरा हुआ था 97 में, तीसरा हो गया आपको 2002 में। यहाँ पे गलत हो गया, 2002 होना चाहिए, इसलिए कि प्रत्येक 5 साल पे ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो देखिए 92 में पहला हुआ, 92 में 5 जोड़ दीजिए इसमें तो हो गया आपको 97 हो गया। फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए, 97 में जैसे 5 जोड़ेंगे तो 2000, फिर आपको 2 हो जाएगा। तो 2002 में हुआ था। तो इस तरह से ये 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। एक पहला हुआ था ब्राजील में, दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क में, तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें हम लोग यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्योटो सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो यहाँ पे क्योटो सम्मेलन के बारे में कहा जा रहा है। तो क्योटो सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 19 यानी क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कोयला जो होता है, आप जानते हैं कि कोयला जो जिसे एक बार आप फायर कर लेते हैं, एक बार अगर आप जला लेते हैं इसे, तो फिर वो राख हो जाता है, फिर उससे हम कोयला नहीं बना पाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अनवीकरणीय हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अनवीकरणीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें तो कहा है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो कि सनलाइट से यानी हम लोग उससे यानी एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो वो कैसा है। तो कह रहा है पुनः पूर्ति योग संसाधन, या अचक्रीय, मानवकृत या अजैव। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन पुनः पूर्ति योग यानी संसाधन, यानी इसे बार बार आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चले। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे। तो कह रहा है तटरेखा से कितनी किलोमीटर सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र है। तो ये आपको बताए भी थे, ऊपर देखे भी थे कि 200 नॉटी मील्स होता है, या ये 200 किलोमीटर भी लिखा जाता है। 200 किलोमीटर है ना, ये भी लिखा जाता है, या 200 यहाँ पे नॉटी मील भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो किससे है। पहला संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, दूसरा है संसाधन के संग्रहण से, तीसरा है संसाधन के नियोजित दोहन से, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसका जो संबंध है वो है संसाधन के अनियोजित विदोहन से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है आपके सामने है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का है, मानवकृत है, नवीकरणीय है, जैव है या अजैव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। तो यह नवीकरणीय यानी ऊर्जा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये आपको बताना। स्टॉकहोम में,
ब्राज़ील में, न्यूयॉर्क में या मॉस्को में? तो आपको बताए थे प्रथम जो हुआ था ना, ये हुआ था स्टॉकहोम में, यानी सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। चलिए अगला अगला करें कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये तो हम अभी जस्ट जाने थे कि रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय और जैव है। तो पवन ऊर्जा जो होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका सही आंसर हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत है वो क्या है? प्राकृतिक गैस है, सूर्य प्रकाश है, कोयला है, जल है, क्या है इनमें से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश या सूर्य की रोशनी या किरण भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो क्योटो सम्मेलन जो था आपका वो जापान में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो आज के लिए बस इतना ही। कहने का मतलब ये आपका पहला यानी अध्याय था, चैप्टर था, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे सारे सवालों को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको इससे भी बेहतर और हर तरह के यानी आपको सवाल से रूबरू करवाते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी तरीके से कराते रहेंगे। तो आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो में।